नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्वकर्मा जयंती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर राज्य के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम का महत्व बताता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित वामन राव लाखे की जयंती 17 सितंबर को मनाई जाएगी। जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया और श्री लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि लाखे जी छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके अथक प्रयासों और आंदोलनों का लाभ आज लाखों किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ ने 2020 में और किसी उपलब्धि का रिकॉर्ड बेशक न बनाया हो, लेकिन अपराधों के मामले में बहुत सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वर्ष 2020 में अपराधों के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हत्या, डकैती और दुष्कर्म जैसे मामलों में अब छत्तीसगढ़ बिहार से भी आगे निकल गया है। प्रदेश में बढ़े अपराधों को लेकर अब सियासत भी की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बताया है। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिए गए निमंत्रण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति से ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में काम भी कर रहा है। जो यथार्थ स्थिति छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट को यदि देखें, हत्या, डकैती, दुष्कर्म की घटनाओं में अब तो हद हो गई कि बिहार से भी और मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ आगे निकल चुका है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक मामलों और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी जवाब दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का स्मरण कराया है। देखिए, जो आंकड़े आए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड आए हैं, उसमें पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। जो विधानसभा में जो आंकड़े आए, 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 50,000 जो प्रकरण हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट के डकैती, तो उनके उस बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहेंगे। हमारी सरकार को अभी पौने 3 साल हुए हैं। पौने 3 साल में सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ ऐसे प्रकरणों का कम हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में हत्या के मामले 2.6% हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले 3.3% तक पहुंच गए हैं। दुष्कर्म के मामलों में भी छत्तीसगढ़ का ग्राफ अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं प्रति 1 लाख की आबादी पर 8.3% हैं, जबकि बिहार में 1.4, गुजरात में 1.5 और मध्य प्रदेश में 5.8% बताई गई है। इसके अलावा वर्ष 2019 में हुए दुष्कर्म के मामलों पर नजर डालें तो 1036 मामले प्रदेश भर में दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में 1210 मामले दर्ज हुए हैं।
इन 2 सालों में बिहार में दर्ज दुष्कर्म के मामलों पर नजर डालें तो 2019 में 730 और 2020 में 806 मामले दर्ज हुए हैं। धान खरीदी से राज्य को हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। केंद्र दूसरे राज्यों का 100% अनाज खरीदता है और राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद से केंद्र सरकार परेशान कर रही है। केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रहा है। केंद्र धान के इस प्रदेश में जितना भी व्यवधान डाले, हम किसानों के साथ रहेंगे। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर ने कहा है कि सरकार हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है और खुद कुछ काम नहीं करती है। इस बात को समझ लीजिए कि राज्य सरकारें जो भी अनाज खरीदते हैं वो भारत सरकार के एजेंसी के रूप में काम करते हैं। हम लोग यहाँ खरीदते हैं और एफसीआई में चाहे चावल हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चना हो, वो सारे जो ग्रेन्स हैं उसको हम भारत सरकार के लिए खरीदते हैं। आप दूसरे राज्यों में देखेंगे 100% उसको लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि ये धान का उठाव हो जाए, मिलिंग हो जाए, लेकिन भारत सरकार लगातार कभी रेक में कभी और कुछ में लगातार हम लोगों को परेशान करती रही। वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसला ले रही है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर ने कहा कि सरकार हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है और खुद कुछ भी काम नहीं करती है। देखिए, धान खरीदी का जो विषय है इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पूरी तरह से राज्य सरकार की अपना मापदंड है, राज्य सरकार की अपनी कार्य योजना है और ये इस सरकार का एक नया फैशन बन गया है कि हर बात में अपनी नाकामी, अपना निकम्मापन को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पे आरोप लगाना। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां और धमतरी में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को लेकर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीसीसी मोहन मरकाम मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी जी आने वाले थे, कब आएंगे, कोई तैयारी? देखिए, हम लोग संगठन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता की तैयारी करने के लिए, भव्य स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें लगता है इसी महीने माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बनेगा। किसान महापंचायत होने वाली है धमतरी में, समर्थन करने जाएंगे क्या आप लोग? देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हमारी सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी किसानों के मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक काम कर रहे हैं। एआईसीसी का जो भी निर्देश होगा कांग्रेस कमेटी उसका पालन करेगी। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जंगल राज था। विधानसभा में जो आंकड़े आए हैं, 15 सालों में 10 साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा बलात्कार, हत्या, लूटमार से लेकर ऐसी घटनाएं घटी थी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। अपने कार्यकाल को याद क्यों नहीं करते? जो आंकड़े आए हैं, मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी 15 साल रही है, अभी फिर से सरकार में, उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? तो मोहन मरकाम को आपने सुना कि किस तरीके से, जिस तरीके से आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग के डंगनिया स्थित कार्यालय में आज दोबारा प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने विभाग के अधिकारियों पर अलग अलग कामों हेतु एक ही टेंडर के जरिए बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर राज्य की कांग्रेस सरकार और स्मार्ट सिटी रायपुर के कांग्रेस के दल के ही महापौर एजाज ढेबर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल महापौर एजाज ढेबर के आरोप पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डेंगू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। क्या काम नहीं हो रहा है, मुझे सूचित करें। उनको अगर ऐसा महसूस हुआ होगा तो स्वास्थ्य विभाग से पूछेंगे कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं। जैसे समय समय पर मैंने मेयर साहब से भी बात की
क्योंकि ये जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है उपचार, और जहाँ तक प्रचार का है तो हमको हाथ बढ़ाना पड़ता है अन्य विभागों के तरफ, जिनका सहयोग हमको अगर मिले तो और कारगरता से काम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के पास ये अमला नहीं है कि घर घर जाके वो प्रचार कर सके, इतना स्टाफ हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता। राज्य सरकार ने इस साल की दूसरी किश्त के रूप में आरबीआई से 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास के लिए सभी सरकारें कर्ज लेती हैं, लेकिन यहाँ तो राजस्व व्यय और ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इतना कर्ज ले चुके हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। इससे प्रदेश के हर व्यक्ति के सिर पर 55,000 का कर्ज हो जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक कर्ज लेकर ही डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है। अब हमको नसीहत क्यों दी जा रही है? देश में ऐसी कौन सी बीजेपी की सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? अभी तो आप हिसाब लगाते लगाते थक जाओगे कि ये कितना कर्ज लेते। सवाल कर्ज लेने का विरोधी मैं नहीं हूँ, मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना डेवलपमेंट के लिए, मगर कर्ज लेकर उसका क्या उपयोग होता है ये छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है। यदि आप पूरी के पूरी राशि का उपयोग जिस तरीके से पैसे का डाइवर्शन हो रहा है यदि आप करोगे तो ये डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उस पैसे का उपयोग होना बंद होता जा रहा है। राजस्व मद में तनख्वाह बांटने के लिए, ब्याज देने के लिए पूरा पैसा का उपयोग हो रहा है। ये आम आदमी के ऊपर कर्जा, ये सरकार के जाते जाते आने वाले 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति के ऊपर में 55,000 रुपया का कर्ज प्रत्येक छोटे बड़े बच्चे बूढ़े के नाम से हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक कर्ज लेकर ही डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है। अब हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? देश में ऐसी कौन सी बीजेपी की सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में जो कर्ज नहीं ले रही? एक भी बता दें मुझे, फिर वो बात करें। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब क्या कर्ज नहीं लेते रहे? वो तो सब जितने भी काम है कर्जे में किए हैं, तो हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? लोगों को गुमराह ना करें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम हैं मयूर, अंकित, धनुष, ओवैश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियरंजन, ईशान, प्रियंजन, ईशान और क्षतिज। इन सभी विजेताओं को सेंसई नितिन सिंह ने कोच किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल और नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए अब देखिए कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी छत्तीसगढ़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यहाँ की 30% से अधिक आबादी आदिवासी है। कई बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी होती है। सर्व आदिवासी समाज आए दिन
कोई ना कोई मुद्दे लेकर सरकार के पास जाता है। और जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे छठी अनुसूची लागू होनी थी, जहाँ पर सर्वाधिक नक्सलाइट रहते हैं आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि वनाक्षेत्र है वो, तो वहाँ तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होती है, क्योंकि आदिवासियों के पास जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह नहीं थी। मुख्य धारा की जब विकास की बात होती है तो निश्चित रूप से आदिवासियों को लेकर बातचीत होती है, पर जब विशेष जनजाति की बात होती है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसी 5 विशेष जनजातियाँ जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसमें एक बस्तर का जो अबूझमाड़ है वहाँ की जनजाति है जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। एक दूसरी जनजाति कमार जो गरियाबंद जिले में निवास करती है, जिनकी संख्या करीब 17,618 है। तीसरी जनजाति बैगा है जो कबीरधाम, कोरबा, बिलासपुर जिले में रहती है, जिनकी संख्या 54,330 के आसपास है। चौथी जनजाति पहाड़ी कोरबा है जो जसपुर जिले में रहती है, जिनकी संख्या 84,146 है। इसके बाद 5वीं जो जनजाति है बिहोर है, जिसकी संख्या बहुत कम है, 1538 है, जो कि जसपुर और धर्मजयगढ़ में रहती है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियां विशेष जनजाति घोषित की है, वो है पंडो और भुजिया। अब यहाँ बात हो रही है, दरअसल हम जनजाति की बात इसलिए कर रहे हैं कि बलरामपुर जिले की पंडो जाति के 20 लोग कुपोषण या एनीमिया के कारण उनका निधन हो गया। उसको लेकर इन दिनों राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी बात कह रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का अपना तर्क है कि चूंकि उनको एनीमिया है, उनके यहाँ दवाई भेजी जा रही है। सरकार ने एक जॉइंट सेक्रेटरी की कमेटी बनाई है जो इस बात का सर्वे करेगी। राज्य सरकार ने इनके लिए 5 विशेष प्राधिकरण बनाए हैं। ये 5 विशेष प्राधिकरण जो हैं वो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इनकी देखरेख करने के लिए बनाए हैं, और इनका मुख्यालय उन्हीं जिलों में रखा गया है जहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। अभी हाल ही के दिनों में इन्हीं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जब मुख्यमंत्री से मिले भूपेश बघेल से, तो उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इनका एक प्रतिनिधि रहेगा। उन्होंने कहा कि इनके लिए भवन बनाए जाएंगे, इनकी देखरेख होगी। पर हम देख रहे हैं कि करीब 1,15,000 पूरी ये 7 जनजातियाँ हैं, पर इनके लिए बने विकास प्राधिकरण अगर 20-20 लोग एक जाति के मर रहे हैं, पंडो जाति के, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये प्राधिकरण इनके लिए क्या कर रहे हैं। सरकार जो इनको संरक्षित करने की बात कर रही, केंद्र सरकार 5 जातियों को संरक्षित कर रही, राज्य सरकार 2 जातियों को, तो क्या इनका संरक्षण हो पा रहा है? इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी नसबंदी पर भी रोक लगी थी, बाद में कुछ मामला न्यायालय में गया, अभी भी वो लंबित है, पर इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इनको देखरेख की जरूरत है। पर होना जो चाहिए था कि ये इनके इस तरह से इनकी मृत्यु ना हो। एनीमिया के कारण मृत्यु होना, कुपोषण के कारण मृत्यु होना, दवाई ठीक से नहीं मिल पाना, पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत पीछे हैं क्योंकि वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगर हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज से, देश से विलुप्त हुई। हमारी भाषा विलुप्त हुई है, हमारे पेड़ पौधे, हमारी बहुत सारी चीज़ें, वनस्पतियाँ विलुप्त हुई हैं। ये जो मनुष्य हैं, अगर ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, अगर इनकी देखरेख नहीं हुई, इनका संरक्षण नहीं हुआ, इनके लिए बने प्राधिकरण यदि ठीक से काम नहीं किए, तो ये आज एक जगह एक पंडो जनजाति के 20 लोग मरे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। भाजपा आरोप लगा रही है कि इनकी ठीक से देखरेख नहीं हुई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो हो सकता है हम कर रहे हैं, इनको ध्यान दे रहे हैं। सवाल यहाँ भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस राज्य का है। इस राज्य के लिए ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो प्राधिकरण, उनके अधिकारी, उनका अमला अगर इस जनजाति को, जो कि पिछड़ी जनजाति है, जिनकी संख्या कम हो रही है, अगर उनको संरक्षित नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये एक आने वाले समय में ये एक दाग होगा। ये था कार्यक्रम सुभाष की बात। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर जांजगीर चांपा से है। जिले के गोधना हाई स्कूल में 8 शिक्षकों की फर्जी भर्ती के मामले में आखिरकार स्कूल के प्राचार्य ने लंबे समय के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखी। प्राचार्य ने स्वीकार किया है कि सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं।
प्राचार्य ने स्कूल में गठित समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल उनके रिटायर होने के बाद ही समाप्त होने का खुलासा किया, लेकिन डीईओ और अध्यक्ष की मिलीभगत से रिटायरमेंट के 3 साल बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई और रिक्त पदों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अध्यक्ष के निर्देश और तत्कालीन डीईओ के आदेश पर की गई। लेकिन अपने बेटे अध्यक्ष और तत्कालीन डीईओ के बेटे को नियुक्ति कैसे मिली, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तत्कालीन डीईओ के एस तोमर के स्थानांतरण के बाद पूरी प्रक्रिया का खुलासा हुआ और कलेक्टर और नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की गई। उसके बाद मामले की जांच प्रारंभ हुई। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर गोधना स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि हमारे चैनल वीआईपी न्यूज ने इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद इस मामले का पटाक्षेप हुआ है। डीओ से मैं पूछकर इसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करूंगा, उसके बाद इसमें कुछ कहना ठीक रहेगा। ये अनुदान प्राप्त संस्था है और उसमें ये शिकायत मिली है कि वहाँ पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गई है, लेकिन शासन से उसमें परमिशन नहीं है ऐसा करके। लेकिन इसकी शिकायत मैं जांच कराने के आदेश कर दिया हूँ। जन भागीदारी की तरह शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई। हाँ, उसमें 1-2 शिक्षकों की हुई है, तो उनको बोले हैं 1500 में अगर आ सकते हो, तो उन लोग रिफ्यूज। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं। वैसे भी अनुदान प्राप्त स्कूलों में अभी नियुक्तियों में बैन लगा हुआ है, तो यह संभव है। बलरामपुर जिले के महादेवपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में छुआछूत का मामला सामने आया है, जहां पंडो जनजाति की महिला को प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने के लिए 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर बिठाया गया। सोचनीय बात तो यह है कि अस्पृश्यता के चलते 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतजार करने के बाद भी परिजनों को उसी हालत में प्रसूता को लेकर अपने घर लौटना पड़ा। परिजनों ने इस बात की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में पीड़िता को रामानुजगंज सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। सुबह में जब संज्ञान में हमारे आया कि पंडे परिवार का एक प्रसव हुआ जो कि गाड़ी में ही हो गया था, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया वहाँ पर महादेवपुर में। तो वहाँ पर जो सिस्टर के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार करने के बाद हमने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया। फिर उसके बाद उसको वहाँ से हटा भी दिया गया है और फिलहाल उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद उसको अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल गई थी तो मैडम बोले कि नहीं इंसान काटेंगे। फिर उसके बाद क्या किया? कब हुआ था डिलीवरी आपका? 6 बजे रास्ता पर हॉस्पिटल में जा रहे थे तो रास्ते पर हो गए। इसके बाद फिर वो रास्ते ले फिर वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो मैडम बोले कि नहीं नारा नहीं छीनेंगे, हम नहा लिए हैं। 1-2 घंटा मतलब वहीं बैठ के रहे, इसके बाद घर वापस चले आए। मानसिक रोगों को अब भविष्य का रोग कहा जाने लगा है। तनाव और प्रतिस्पर्धा इनके अभिन्न अंग हैं। कोविड के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को सभी ने और भी समझा है। वहीं आत्महत्या भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही महत्वपूर्ण है और अगर सही समय पर उपचार किया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के जन जागरण में मीडिया कर्मियों की भूमिका अहम है। आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान छत्तीसगढ़ और फ्रेजिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के निषेध पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका विषय था आओ चैट करें। इसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर एस पामभोई, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर सुरभि दुबे, डॉक्टर सुमी जैन, मधुकर उपाध्याय के अलावा फ्रेजिया डेवलपमेंट की ओर से आरती धर और प्रदीप सोरेन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है और महानदी का रौद्र रूप जांजगीर चांपा जिले में भी देखने को मिला है।
महानदी के बढ़ते जल स्तर से जांजगीर चांपा जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और छोटे छोटे नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नदी किनारे के ग्रामीण अंचलों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। महानदी के लगातार बढ़ते जल स्तर से शिवरी नारायण के शबरी पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने शिवरी नारायण के शबरी पुल से आवागमन बंद करवा दिया है। वहीं नदी किनारे रहने वालों से पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षित ऊपरी इलाकों में जाने की अपील की है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करते हुए महानदी पुल के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। नदी किनारे और पुल के पास फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए जाने वालों को जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने नदी किनारे पहुंच रहे हैं। 10 मिनट पहले यहाँ पे पानी पुल के ऊपर होने लगा, तो फिर हम लोग जा करके गिधौरी को भी और इधर शिवरीनारायण दोनों तरफ से पुल को बंद करा दिए हैं। लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है और आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांवों में लगातार मुनादी करा रहे हैं। हमारी टीमें गोताखोर आदि यहाँ पे तैयार हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर कोई बारिश के पानी से या नदी के पानी से इधर आ जाते हैं तो उसको बचाने के लिए हमारी टीमें तैयार हैं। बात शारीरिक स्वच्छता की हो तो नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए हमें टॉवल यानी तौलिए की ज़रूरत पड़ती है। यूँ तो मशीन से तैयार ढेरों तौलिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको हाथों से बुने गए तौलिए पसंद हैं तो देखिए हमारी ये पेशकश। शरीर पोंछने के लिए तौलिए की ज़रूरत सबको पड़ती है। छोटे बड़े रंग बिरंगे तरह तरह के डिज़ाइन वाले मनभावन तौलिए यानी टॉवल किसे पसंद नहीं। रायपुर स्थित बिलासा हैंडलूम आपके पसंदीदा तौलियों की फेवरेट शॉप हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला बुनकरों के हुनर से बने वफल वेव टॉवल आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। यहाँ आपको अपने बजट और जरूरत के अनुसार अलग अलग रंगों और आकार वाले तौलिए मिल जाएंगे। तो एक बार वक्त निकाल कर जरूर जाइए बिलासा हैंडलूम। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हैंडलूम फेडरेशन का बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम है। यहाँ हम लोग जो राज्य के बुनकरों से नए डिजाइन के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। इसमें एक हम लोग वेफल वीव टॉवल तैयार करते हैं जो 35 बाई 70 इंच की होती है। और ये वेफल वीव जो है ये 4 ट्रेडल में बुनकरों के द्वारा बुनी जाती है। और इस टॉवल की खूबी ये है कि ये अनब्लीच्ड कॉटन से बना हुआ है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है और ये इको फ्रेंडली है। इन टॉवल्स में हम लोगों ने स्वीडिश एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है, जिसके ग्राहकों में काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको ग्राहकों से मिला हुआ है। प्रदेश में हो रही गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को जारी किए हुए निर्देश में कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से गांजा की तस्करी की सूचना अक्सर मिलती रहती है। इस तस्करी की प्रभावी रोकथाम के लिए सीमावर्ती जिले जिनकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगती हैं, वहां पर चेक पोस्ट लगाना सुनिश्चित करें। राजधानी रायपुर में विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लेह लद्दाख में पदस्थ आर्मी के जवान ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। पीड़ित महिला ने थाने में इसकी शिकायत की, जिस पर रेप का केस दर्ज कर पुलिस ने डौंडी बालोद से आरोपी चुरेंद्र देव कुंजाम को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना में इसमें पीड़िता की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त जो है उसको शादी का झांसा देकर उसको अपने साथ में रखा था और कई वर्षों से उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। बाद में शादी से इनकार कर दिया। अभियुक्त जो है फोर्स का जवान है, डौंडी बालोद जिले का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय की परीक्षा में भेजा जाएगा। पीड़िता जो है, पीड़िता का पति का देहांत हो गया था और उसके बाद से इसको सहारा देने के नाम से दोनों का आपस में परिचय हुआ था और उसने इस तरह के ठगी करके उसके साथ में दुष्कर्म किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।